सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिंग के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए हमने एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, देन सेंटर के ऊपर 0, इंफिनिटी पॉइंट के ऊपर 0। तो 0 टू इंफिनिटी के बीच पे हमने एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिली, प्लस और माइनस r/√2, और उसी चीज को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी किया। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर फर्स्ट एग्जांपल एसएचएम के बेस पे हम देखें। सपोज ये हमने रिंग मानी, इस रिंग का इस रिंग की रेडियस होगी कैपिटल R। इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। अब हमने क्या किया, इसी पॉजिटिव चार्ज रिंग के सेंटर के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज -q मास m, इस चार्ज को हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया। फॉर एग्जांपल हमने इस चार्ज को -q, m, चार्ज -q मास m, इस चार्ज को हमने रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस तक स्लाइटली उसको शिफ्ट किया। इस चार्ज का SHM मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देन अगर इस चार्ज के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो ये चार्ज का ऑसिलेशन होगा। अगर ये चार्ज का ऑसिलेशन होगा तो हमें इसी चार्ज के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन प्रॉपर्ली ध्यान से समझना है कि एक रिंग दी है, रिंग के ऊपर हमने पॉजिटिवली q चार्ज को यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी रिंग के सेंटर पे हमने -q, m चार्ज को माना और इस चार्ज को हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द चार्ज, इफ चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तब हमें ऑसिलेशन मिलेगा और उसी ऑसिलेशन के लिए हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज की स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल, ये चीज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस रिंग के ऊपर हमारे पास पॉजिटिवली q चार्ज, अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस चार्ज को हमने जैसे डिस्प्लेस किया -q, m, नेगेटिव चार्ज को हमने रिंग से थोड़ा दूर किया तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब कि ये चार्ज अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। इट मींस कि अगेन वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब कि हमने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी स्टडी किया है। तो स्टेबल कब मानेंगे हम और अनस्टेबल कब मानेंगे। तो अगर हमने इस चार्ज के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा डिस्प्लेस किया तो ये नेगेटिव चार्ज अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की ट्राई करेगा। इट मींस कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो ये अगेन ऑसिलेट करेगा। अगर ये ऑसिलेट करेगा तो हमें टाइम पीरियड भी मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ we displace -q, m charge slightly by amount of x, then calculate time period of ऑसिलेशन। तो हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। अब टाइम पीरियड का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला T = 2π√m/k, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला। हम यहां से हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहली चीज की अगर इक्विलिब्रियम में होता तो इक्विलिब्रियम के अंदर कौन सा फोर्स हमने अप्लाई किया होगा, तो सबसे पहले हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन अगर ये चार्ज हमारे इक्विलिब्रियम में होता तो ये चार्ज को हम जैसे डिस्प्लेस किया ये अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो चार्ज अगेन अट्रैक्ट होकर यहाँ तक पहुंचेगा। तो इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो अगर फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स = -q × E, ये हमारे फोर्स का फॉर्मूला। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो हमने ये कंसेप्ट रिंग से x डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड
ये कंसेप्ट हमने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। बट यहां पे कंडीशन कौन सी गिवन है हमें, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। इसका मतलब क्या होगा, x इज वेरी वेरी लेस देन r। तो इसका मतलब कि इस वाले टर्म को हम 0 मान सकते हैं। x को निग्लेक्ट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, तब हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या बचेगी, तो F इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू इंटू एक्स अपॉन इस एक्स स्क्वायर को हमने निग्लेक्ट किया तो आर स्क्वायर इज टू 3/2 मतलब आर क्यूब। ये फोर्स की वैल्यू आई विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस के। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो के की वैल्यू हमें मिलेगी के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब। ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कूलम्ब कांस्टेंट। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ये 2 टाइम्स हमने के यूज क्यों किया। अब इसी चीज को अगर हम टाइम पीरियड के फॉर्मूला में रिप्लेस करें तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के एम आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यू, ये हमारा फाइनल आंसर। सो एसएचएम के बेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यूज किया। इसमें इलेक्ट्रोस्टेट सिर्फ इतने ही फॉर्मेट में था हमारे पास कि F इज इक्वल टू माइनस क्यू, सिर्फ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज किया, बाकी का सारा कैलकुलेशन हमारा एसएचएम का। तो एसएचएम के बेस पे भी रिंग के लिए हमें एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब सेकंड कंसेप्ट, इसी रिंग के लिए अगर हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज को वर्टिकली डिस्प्लेस करवाया तब क्या होगा। तो इसके बाद वो एमसीक्यू हम स्टार्ट करेंगे। पहले इस वाले एमसीक्यू का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, then we will start the next one. So now the next example, अब इस रिंग के ऊपर हमने प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, रिंग की रेडियस r मानी। इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर चार्ज क्यू मास है। अब इस चार्ज को हमें स्लाइटली डिस्प्लेस करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने सॉल्यूशन, कितने पॉइंट के ऊपर, कितने डिस्टेंस के ऊपर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। मतलब कि हमने कैलकुलेट करना है कि इस चार्ज को हम कौन कौन से डिस्टेंस पे, एक ही डिस्टेंस हमें ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, या हमें एक से ज्यादा डिस्टेंस मिल सकते हैं। सो हमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं कि कितने पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कि उस डिस्टेंस के ऊपर हमें स्टेबल या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा कि इस चार्ज के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे। अगर ये चार्ज उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगेन आ जाएगा, इट मींस कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस चार्ज के ऊपर सबसे पहले तो कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर। तो इस रिंग की वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और इस चार्ज के ऊपर सेकेंड फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अगर ये कूलम्बियन फोर्स और mg एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इट मींस कि ये चार्ज हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। अब स्टेबल या अनस्टेबल ये डिसाइड करेंगे हम इस चार्ज को डिस्प्लेस करके। तो सबसे पहली चीज कि कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर x इज इक्वल टू 0 पोजिशन, x इज इक्वल टू 0 पोजिशन मतलब रिंग के सेंटर के ऊपर। अगर रिंग के सेंटर की बात करें तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन 0। तो हमें 0 टू इंफिनिटी के बीच में एक पॉइंट मिलेगा, एक डिस्टेंस मिलेगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो वो डिस्टेंस था प्लस और माइनस r/2। तो अगर इस ग्राफ को हम अगेन प्लॉट करें तो r/2 डिस्टेंस एंड r/2 डिस्टेंस, ये माइनस r/2, ये प्लस
r/√2। इस दोनों पोजीशन के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिली। अब सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी एक जनरल वैल्यू ली, तो जनरल वैल्यू कितने पॉइंट के ऊपर पॉसिबल है? तो हमने यहां से देखा एक ये भी हमारा पॉइंट होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू होगी, और ये भी एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू होगी। मतलब एक ही ग्राफ के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर दो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स होंगे, दो अलग अलग ऐसी पोजीशन होंगे जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब कि इस चार्ज को हम दो अलग अलग ऐसे पॉइंट के ऊपर मूव करवा सकते हैं जहां पे हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है। तो इस ग्राफ से, इस कंसेप्ट से हमें पता चलेगा कि x1 एंड x2 दो सॉल्यूशन इस एमसीक्यू के लिए पॉसिबल है, इस सिचुएशन के लिए पॉसिबल है। तो इस चार्ज Q को हम दो अलग अलग पोजीशन के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। सपोज हमने इस सेंटर से ये डिस्टेंस मान लिया x1, और दूसरी पोजीशन हमने मान ली है x2। अब दोनों पोजीशन के लिए हमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि इस चार्ज Q को हमें स्लाइटली डिस्प्लेस करना है। अगर इस चार्ज को x1 पोजीशन से हम x जितना स्लाइटली डिस्प्लेस करें अपवर्ड डायरेक्शन में, तब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये चीज हमें ग्राफ से पता चलेगी कि हम x1 से थोड़ा डिस्टेंस फर्दर, मतलब हमने सपोज कर लिया कि ये वाले डिस्टेंस के ऊपर हमने पहुंचे, कितना डिस्प्लेस किया हमने? x जितना। अब जैसे x1 पॉइंट से x जितना डिस्टेंस हम आगे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हुई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, इट मींस कि दोनों चार्ज, मतलब ये भी पॉजिटिवली चार्ज रिंग और ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगा। अगर रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगा तो ये चार्ज ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? एक फोर्स होगा QE और एक फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर mg। अगर हमने x1 पोजीशन से सिर्फ x जितना स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट करवाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हमें नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कि पार्टिकल अपने ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर वापस नहीं आएगा। मतलब हमारा जो x1 पॉइंट होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा, बट वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, बिकॉज पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगेन नहीं आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग F net is in upward direction, so x1 is in unstable इक्विलिब्रियम। ये पहली पोजीशन हमारी। अब हम सेकेंड कंडीशन अगर देखें तो सेकेंड में हमने x2 डिस्टेंस से स्लाइटली डिस्प्लेस करवाया x जितना। अगर हम यहां से x2 देखें तो x2 से हमने स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट करवाया, तो ये हमारा पॉइंट, अगेन हमने x जितना स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट किया। अगर डिस्प्लेसमेंट किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हुई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब कि रिपल्सिव फोर्स कम होगा। तो अगर ये फोर्स कम होगा तो हमारा नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल अगेन अपने पोजीशन पे आएगा। मतलब x2 हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो सेकेंड सिचुएशन में F net is in डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा इट मींस कि x2 is in स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पॉइंट होगा। तो ये एक चीज हमें यहां से याद रखनी है कि अगर Q चार्ज पार्टिकल को x जितना डिस्प्लेस करवाए x1 डिस्टेंस से,
x1 एंड x2 डिस्टेंस अगर ग्राफ से देखें हम, तो x1 से थोड़ा फर्दर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल आगे अपने ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं आएगा, इसका मतलब कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर x2 से हमने और भी फर्दर x जितना स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट करवाया, तब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, इसका मतलब कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम मिलेगा। इसका मतलब कि हमारा नेट फोर्स कहां पे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा तो इसका मतलब कि पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन अगेन गेन करेगा। सो ये एक पॉइंट हमें याद रखना है कि x1 जो हमारी पोजीशन होगी वो x1 वाली पोजीशन हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी, और x2 वाली जो पोजीशन होगी ये हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस एमसीक्यू के अंदर स्पेशली ये चीज याद रखनी है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने ऐसे पॉइंट मिलेंगे कि जिसके ऊपर हमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है। उस दोनों पॉइंट से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों चीज आपको यहाँ से पता चलनी चाहिए। तो ये सेकंड एग्जांपल, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। So now the next example, positively Q charge, radius of the ring is R, now suppose इसी रिंग के सेंटर से हमने L लेंथ का थिन रॉड यहाँ पे रिंग के सेंटर से अप्लाई किया। अब इस थिन रॉड के ऊपर हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन थिन रॉड। अब सबसे पहली चीज यहां से, अगर रेडियस ऑफ द रिंग इज R, इस लेंथ के लिए L लेंथ के रॉड के लिए हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया Q चार्ज। अब इस Q चार्ज की वजह से हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। बट इस चार्ज के लिए, अब इस थिन रॉड के लिए हमें अगर फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो इस सारे चार्ज की वजह से, इस टोटल चार्ज की वजह से हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है। इसका मतलब कि हम यहां से x डिस्टेंस पे जाके dx जितनी, मतलब ये dl जितनी लेंथ हमने कंसीडर की, इस dl लेंथ के अंदर कितने चार्जेस होंगे, तो इस dl लेंथ के लिए हमें dq कैलकुलेट करना है। अब यहां पे dq की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा dx, स्मॉल चार्ज इन द लेंथ L, तो dq इज इक्वल टू लैम्बडा dx। इसी चीज को अगर हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, F इज इक्वल टू dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस रिंग से x डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये फॉर्मूला भी हमें पता है यहाँ से। तो dq इज इक्वल टू लैम्बडा dx इंटू ये स्मॉल फोर्स मिलेगा हमें dx इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज टू 3/2। इस रिंग की वजह से x डिस्टेंस पे स्मॉल लेंथ dl लेंथ के लिए चार्ज dq, इस dq चार्ज और इस चार्ज q, इस दोनों के बीच में नेट फोर्स कितना होगा, dF इज इक्वल टू dq इंटू E। तो ये हमारा स्मॉल फोर्स dF होगा। अब हमें फाइनली नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
df. So f is equal to k cube lambda x dx upon r square plus x square raised to 3/2. अब इस कैलकुलेशन के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, इस कांस्टेंट को हम अगर बाहर रखें तो k क्यूब लैम्डा x dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 लिमिट 0 टू टोटल लेंथ ऑफ द थिन रॉड L 0 टू L. अब इस टर्म का हमें इंटीग्रेशन करना है. अब इस इंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे. फॉर एग्जांपल सपोज हमने r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर माना. अब हमें यहाँ पे dx का टर्म चाहिए, तो dx के टर्म के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे. सो ये इक्वेशन नंबर 1, differentiating equation 1 with respect to x. Radius of the ring is constant, so constant का differentiation 0. x square का differentiation 2x dx which is equal to t square का 2t dt. So x dx which is equal to t dt. ये एक रिप्लेसमेंट हमें यहां से मिला, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 माना. अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब इसी इक्वेशन के बेसिस पे वी हैव टू चेंज द लिमिट. वी हैव द लास्ट लिमिट, older one is 0 to L. So x and t, new variable. If we have x is equal to 0, then t is equal to r. If we have x is equal to L, total length of the thin rod, then t is equal to under root r square plus L square. So new limit is f is equal to 0 to L के बेस पे अब नई लिमिट होगी r to under root r square plus L square. Then x dx from equation 2, x dx is equal to t dt upon r square plus x square raised to 3/2. From equation 1, r square plus x square is equal to t square. So t square raised to 3/2 which is equal to t cube. Now f is equal to limit r to under root r square plus L square 1 upon t square dt. So 1 upon t square का इंटीग्रेशन f is equal to minus 1 upon t r2 under root r square plus L square. And the constant term k q lambda. Okay. Constant term is missing. F is equal to k q lambda. So F is equal to k q lambda minus 1 upon t limit r2 under root r square plus L square. So F is equal to k q lambda 1 upon r minus 1 upon r square plus L square. So this one is the final answer. So किसी भी थिन रिंग के लिए सबसे पहला पॉइंट जो हमने स्टडी किया था, थिन रिंग के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, देन उसी रिंग के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने चेंज की और उसी एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फार्मूला मिला kqx अपॉन अंडर रूट kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2. इसी इक्वेशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्रॉपर्ली यहाँ पे सजेस्ट करनी है.
अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड के लिए टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट साइड के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट। बट अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव के लिए राइट साइड के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड के लिए टुवर्ड्स राइट। तो ये डायरेक्शन एक चीज हमें याद रखनी है। देन एसएचएम का एक बेसिक सा सम हमने देखा एसएचएम के लिए। देन इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने स्पेशली एक थिन रॉड को रिंग के सेंटर के साथ एल लेंथ की एक थिन रॉड को हमने यहाँ पे रखा। तो इस थिन रॉड के ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इस फोर्स का कैलकुलेशन हमने किया। तो इसी कंसेप्ट से आगे और भी एमसीक्यूज हमें सॉल्व करना है। तो 2 या 3 लेक्चर्स जो हमारे सिर्फ बेसिक थिन रिंग के लिए होंगे। सो टेक अ स्क्रीनशॉट।